क्या लंग्स खराब होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है? विदाउट लंग्स तो वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हमने स्मोकिंग छोड़ दी तो लंग्स हमारे लंग्स में एक बार डैमेज हुआ, इट इज़ गॉन फॉर एवर। स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है या एयर पोल्यूशन? दोनों ही डेंजरस है। क्या अल्कोहल भी लंग्स को डैमेज करता है? अल्कोहल का इनडायरेक्ट इफेक्ट है लंग्स के ऊपर। एयर पोल्यूशन में हम कैसे उससे बचें हम? कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट रखें। तो लंग्स जब हमारे ख़राब होते हैं तो उससे और कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं? अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, सारे ऑर्गन्स में इफेक्ट पड़ सकता है। क्या अस्थमा को ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से? एस्थमा इज नॉट क्यूरेबल बट इट इज़ ट्रीटेबल। जो लंग कैंसर है मैम, उसको हम कैसे पहचानें? पेशेंट ना एडवांस स्टेज में पता चलता है। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर स्कूल टाइम से आप स्मोकिंग करने लगते हैं। बच्चे पी रहे हैं, उनके घर में उन्हें पेरेंट्स को देख रहे हैं पीते हुए। क्या गाँव और शहरों के फेफड़ों की बीमारी में फर्क है? फीमेल्स इनसे एक्सपोज होती हैं। टीबी पूरी तरह से क्यूरेबल है? मेरे पास पेशेंट आई है, पूरी बॉडी में टीबी फैल चुका था, उसको बचा भी नहीं पाया। मेट्रो लाइफ में कैसे पोल्यूशन से बचाएंगे खुद को? क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें थोड़ा सा। योगा किस तरह से हमें हेल्दी रख सकता है हमारे लंग को? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के अलावा पेशेंट की एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करने में योगा की मदद मिलती है। क्या आने वाले दिनों में एआई पल्मोनरी मेडिसिन में बड़ी भूमिका निभाएगी? उनका प्रेडिक्ट करना कि उनको एस्थमा अटैक आने वाला है, ये सब हेल्प मिल सकता है हमें आगे एआई का जाकर। लंग्स डे पे क्या मैसेज रहेगा? किसी भी तरह की स्मोकिंग से दूर रहिए। वैपिंग में कहा जाता है कि ये पान का टेस्ट है, ये हार्मफुल नहीं है। इन चीज़ों को फ्लेवर्ड बना दें ताकि यंगस्टर्स इनकी तरफ आएँ। आजकल देसी मेडिसिन जो घर में काढ़ा है, डिफिकल्ट टू कमेंट, कोई स्टडीज इसमें साइंस में नहीं हुई है। कभी कोई ऐसा पेशेंट भी आपके पास आए जो डेली योग करता हो? डायरेक्टली योग करने से टीबी नहीं होगा, ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम ज्योति शो और आज हमारे साथ देश की जानी मानी डॉक्टर हैं। ये दिल्ली के कैलाश दीपक मेमोरियल में चेस्ट फिजिशियन हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर लवलीन शर्मा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्ते, थैंक यू। मैम, पहला सवाल, क्या लंग्स खराब होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है? दोनों लंग्स अगर डैमेज हो तो इंसान के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल होगा और ऐसे में लंग ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑप्शन होता है, बट वो बहुत ही एडवांस स्टेजेस में होता है। अगर दोनों लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं तो विदाउट लंग्स तो वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। कितने दिनों तक इंसान जिंदा रह सकता है बिना लंग्स के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लंग एक वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे हमारा हार्ट है, ऐसे ही लंग्स हैं। लंग्स के बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो लंग्स जब खराब होते हैं तो हमें क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? लंग्स खराब होने के मेन सिम्टम्स होते हैं खांसी होना, बलगम होना, सांस फूलना। किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी गतिविधि में, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, उन सब एक्टिविटीज़ में सांस फूलने लगेगी। छाती में दर्द होना, कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस हैं छाती के, उनमें मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं लंग्स खराब होने के। तो मतलब जैसे आजकल खांसी भी आम हो गई है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और सांस फूलती है कई बार, हम मोटापे की वजह से भी लोग, तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मतलब कब डॉक्टर के पास हमें पहुंचना चाहिए? अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट हों, मतलब डेली ही आपकी इन एक्टिविटीज़ में ऐसा हो रहा है। सांस फूलना कभी भी नॉर्मल नहीं होता, पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है। एक बीमारी होती है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो इंडिया में बहुत कॉमन है एंड एजेड लोगों में 40-50 के बाद में ये बीमारी देखी जाती है, स्पेशली उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं या फिर जो टॉक्सिन से, एयर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं। तो इसमें सिम्टम्स परसिस्टेंट होते हैं, मतलब उनका डेली एक्टिविटीज़ में सांस फूलेगा ही, डेली उनको कफ आएगा, स्प्यूटम आएगा, मतलब बलगम निकलेगा उनको, और ये हर गतिविधि में होना ही है, उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो इसको एज रिलेटेड ना सोचकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उनकी कुछ जांचें होंगी और डॉक्टर फिर उनका इलाज कर पाएंगे। स्मोकिंग हमारे लंग्स को किस तरह अफेक्ट करता है? स्मोकिंग के हमारे लंग्स पे बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। जो हमारे एयरवेज हैं, दे आर जस्ट लाइक जैसे वाटर पाइप्स होते हैं। ये पाइप्स जो हैं हमारे लंग्स को कनेक्ट करते हैं हमारी सांस की नली से। इनमें सीलिया नाम की कुछ फंक्शनिंग हेयर लाइक सीलिया होते हैं जो कि म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं, क्लियरिंग करते रहते हैं म्यूकस की। स्मोकिंग से ये सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं, म्यूकस ट्रैप हो जाता है, और स्मोकिंग से जो हमारी एयरवे की लाइनिंग है वो इरिटेट होती है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होती है। फिर वो म्यूकस ट्रैप हो जाता है, जो हमारे एयर सैक्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जहाँ से बेसिकली लंग्स की एयर गैस एक्सचेंज यूनिट है। जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, वो मेन जो काम होता है लंग में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो एल्वियोलाई में होता है, जिनको हम एयर सैक्स बोलते हैं। स्मोकिंग उनको डैमेज कर देती है। तो क्या अगर हमने स्मोकिंग छोड़ दी तो लंग्स हमारे कब तक नॉर्मल बिहेव करते हैं? यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि
और ऑर्गन्स को, अगर मान लीजिए स्किन में हमारे कोई चोट लगती है तो कुछ दिनों में उसमें स्कारिंग हो जाती है, फिर वो रिकवर हो जाती है। लंग्स में एक बार डैमेज हुआ, इट इज़ गॉन फॉर एवर, वो फिर रिकवरी नहीं होती है। इसलिए आप जब भी स्मोकिंग कर रहे हैं, वो स्मोकिंग का डैमेज जो है क्यूमुलेटिव, मतलब साल बर साल हर बार बढ़ता चला जाता है वो, तो स्मोकिंग का डैमेज वापस नहीं हो पाएगा। हाँ, आगे बढ़ने से उसको रोका जा सकता है। तो स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है या एयर पोल्यूशन? दोनों ही डेंजरस है, लंग्स के लिए दोनों ही डेंजरस हैं। स्मोकिंग से भी COPD होता है और लंग ये एयर पोल्यूशन से भी COPD होता है। स्मोकिंग भी लंग कैंसर का कारण है, एयर पोल्यूशन भी लंग कैंसर का कारण है। किसी ने 10 साल तक स्मोकिंग की, उसके बाद छोड़ दी कंप्लीटली, तो क्या उसके लंग्स डैमेज होने के चांसेस हैं? उसके लंग्स डैमेज होने के चांसेस हैं, ये डिपेंड करता है उसको सिम्टम्स आने शुरू हुए या नहीं हुए, किस एज पर उसने स्मोकिंग स्टार्ट की थी। किसी 20 साल के बंदे ने अगर 30 साल की उम्र में आके स्मोकिंग छोड़ दी तो कुछ तो डैमेज पाइल अप हुआ होगा, मगर उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब हम स्मोकिंग करना छोड़ते हैं उसके 1 साल के बाद में जो हमारा हार्ट अटैक का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, एक नॉन स्मोकर के जैसा होता है। और जो लंग कैंसर का रिस्क है स्मोकिंग छोड़ने के 5 साल बाद में 50% हो जाएगा। और अगर हम लंग कैंसर का 15 साल बाद का रिस्क देखें तो वो ऑलमोस्ट एक नॉन स्मोकर के जैसा हो जाएगा। तो स्मोकिंग जितने जल्दी छोड़ी जाती है उतने ही उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या अल्कोहल भी लंग्स को डैमेज करते हैं? अल्कोहल का इनडायरेक्ट इफेक्ट है लंग्स के ऊपर। अल्कोहल जो पेशेंट्स लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, ऐसे में पेशेंट्स बहुत ससेप्टेबल होते हैं निमोनिया के लिए, जो कि लंग्स का इन्फेक्शन है, और TB भी ऐसे पेशेंट्स को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एयर पोल्यूशन मैम, मतलब कैसे उससे बचे हम? हमारे लंग्स कैसे इफेक्ट ना हो, क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम स्मोकिंग तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मेट्रोज की आप लाइफ स्टाइल देख रहे हो, सब जगह आना जाना है, मतलब बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं? पहला रोल तो गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ का आता है, वो अपने लेवल पे जो स्टेप्स करेंगे। बट हमारा जो पर्सनल लेवल पे हम कर सकते हैं कि जब भी हम बाहर निकलें कोशिश करें हम मास्क पहने, और मास्क में भी एक प्लेन सिंपल मास्क से बेटर रहता है N95 मास्क, जो कोविड के समय लोगों ने बहुत देखा होगा। N95 मास्क बिकते थे, वो ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन मास्क होता है, काफ़ी सारे पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। स्पेशली जो PM 2.5 है, ये पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स में अंदर तक पेनिट्रेट करके डैमेज करते हैं। इन्हीं से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो इनको कट ऑफ करने के लिए N95 मास्क बेटर रहता है। अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं, और जितना हो सके जब भी AQI आप चेक कर लें, और बहुत ही अगर डेंजरस AQI है, जैसे कि अभी आने वाले विंटर के मंथ्स में होने वाला है दिल्ली का हाल, आपको पता है दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, तो उस समय अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट रखें। उस समय बहुत वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट रखें एंड फिजिकल एक्टिविटी टू द लिमिट, जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है उतनी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अस्थमा मतलब हमारे लंग्स को कितना ख़राब कर रहा है? मतलब अस्थमा जब हो जाता है पेशेंट को तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? अस्थमा की जो बीमारी है उसमें सिम्टम्स होते हैं एपिसोडिक। जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि सिम्टम्स आपको कभी कभी आते हैं, तो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि जब डॉक्टर साहब जब मौसम बदलता है तब मुझे सिम्टम्स होते हैं, या फिर बहुत सर्दी हो गई या बारिश हुई या सर्दी से गर्मी हुई तब मेरी सांस फूलने लग जाती है, छाती से सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, घड़ की आवाज़ आती है। रात में सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। एस्थमा में डायनल वेरिएशन होता है, सिम्टम्स की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है रात में ज़्यादा होती है, पेशेंट को सोने नहीं देती है। खांसी होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, और आपकी एक्टिविटीज़ में वो हैम्पर करती है। अस्थमा क्या मतलब हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है? अस्थमा हार्ट अटैक का कारण तो नहीं बनता है। अस्थमा और हार्ट अटैक में सच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। पोस्ट कोविड के बाद लंग्स के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं? पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस ऐसे पेशेंट्स में देखा गया था जो कि एल्डरली थी और जिनको सीवियर कोविड हुआ था। ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनका ऑक्सीजन डिप हुआ था, जो काफ़ी दिनों तक ICU में और वेंटिलेटर सपोर्ट में रहे थे, जिनका CT स्कोरिंग बहुत ज़्यादा था, उन दिनों CT स्कोरिंग देखा जाता था लंग्स का। तो ऐसे पेशेंट्स में, बहुत सारे पेशेंट्स में नहीं, कुछ पेशेंट्स में पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस का मतलब होता है लंग्स की स्कारिंग। लंग्स की जो कैपेसिटी है एक नॉर्मल इंसान की 6 लीटर्स कैपेसिटी होती है। स्कारिंग का मतलब है वो कैपेसिटी घट गई, और घटने के सिम्टम्स ये होते हैं पेशेंट का खांसी आना और सांस फूलना, वो परसिस्टेंट रह जाता है। कई पेशेंट्स अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पे रह गए हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस की वजह से। तो लंग्स जब हमारे ख़राब होते हैं तो उससे और कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं? देखिए, लंग्स जो हैं हमारे स्पंज लाइक ऑर्गन्स हैं जिनका मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। लंग्स और हार्ट इंटरकनेक्टेड है।
एनीथिंग विच हैपन्स इन द लंग वो हार्ट को इफेक्ट करेगी, हार्ट में कुछ होगा तो वो लंग्स में कंजेशन करेगा। और लंग्स का काम क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करना है, ऑक्सीजन देगा, हार्ट उसे पंप करेगा बॉडी में, तो ऑक्सीजन के बिना तो हमारी टिश्यूज़ वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकती। हमारे ब्रेन को तो कुछ सेकेंड्स की भी ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए तो हानिकारक है, ब्रेन की टिश्यूज़ फिर रिवाइव नहीं होती हैं। तो लंग्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर ऑर्गन के लिए। अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगी सारे ऑर्गन्स में इफेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली हार्ट में और ब्रेन में। टीबी और निमोनिया में कितना फर्क है? टीबी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण टीबी होता है। और निमोनिया का मतलब है लंग में इन्फेक्शन हुआ। टीबी भी निमोनिया, एक तरह का निमोनिया है लंग का, वो अलग बैक्टीरिया है। और जो निमोनिया होते हैं उनके काफ़ी सारे कारण होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया होता है, फंगल निमोनिया होता है। बट ओवरऑल ग्लोबली भी हम देखें तो न्यूमोकोकल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन एडल्ट्स, इवन इन चिल्ड्रन। मगर उसके लिए बेस्ट बात यह है कि हमारे पास न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि उन जो 65 साल से ऊपर सारे लोगों को न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवानी चाहिए अपने आप को निमोनिया से बचाने के लिए। और 19 से 64 साल की उम्र में वो लोग जिनको कि क्रोनिक कंडीशंस हैं, जैसे कि लंग डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, एस्थमा है, COPD है, ऐसे लोगों को भी न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवानी चाहिए। और एडल्ट्स का जैसे मैंने आपको बताया 19 to 64 ईयर्स, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए न्यूमोकोकल वैक्सीन में। पहले 2 वैक्सीन आती थी, PPSV 23 और प्रेवनार 13। अभी रिसेंटली ही इंडिया में प्रेवनार 20 लॉन्च हुई है, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, लाइफ लॉन्ग। जैसे आप एक वैक्सीन लगवाइए, फिर आपको रिपीटेड वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन की बात चलिए तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी दर्शकों के लिए। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जैसे स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, H1N1, H3N2, आजकल दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इससे प्रोटेक्शन के लिए एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन होती है, जो हर एडल्ट को लगवानी चाहिए। इट्स नॉट कि क्रोनिक लंग डिजीज़ या फिर लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए, हर एक आम इंसान के लिए एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है फ्लू से प्रोटेक्शन के लिए। कई बार मैम ये सुनने को होता है कि जो वैक्सीन हम लगाते हैं जिस भी डिजीज़ के मतलब प्रोटेक्शन के लिए, तो वही वायरस डाला जाता है बॉडी में। बिल्कुल। तो फिर ऐसा तो नहीं कि उसको लगाने के बाद आपको ना होते हुए भी होना ही है वो प्रॉब्लम? वैक्सीन का मतलब क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फिर उसका कोई पार्ट किल्ड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली। जब नेक्स्ट टाइम वाइल्ड इन्फेक्शन होगा, जो नेचुरल इन्फेक्शन है, वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अपने डिफेंसेस ऑलरेडी रह रही हैं, वो ऑलरेडी है, वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल कर देगा, बीमारी में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और अगर बीमारी होती भी है, फ्लू होता है या निमोनिया होता है, वो सीवियर कैटेगरी में नहीं पहुंचेगा। दैट इज़ द रोल ऑफ वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है, क्या ये कैंसर को भी रोकेगा, लंग कैंसर को? नहीं, लंग कैंसर के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। लंग कैंसर की वैक्सीन है स्मोकिंग बंद कर देना, दैट इज़ द मेन थिंग। सर्दियों के मौसम में दमा और एलर्जी की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल। तो इसे कैसे रोक सकते हैं? बढ़ने का कारण ये होता है कि कोल्ड एयर होती है। वो जो कोल्ड एयर जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे एयरवे लाइनिंग को वो इरिटेट करती है जाकर। एयरवे जो होता है, जो हमारी सांस की नलियाँ होती हैं, म्यूकोजा ड्राई अप हो जाता है, और ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो इससे बचने के लिए अस्थमा के पेशेंट्स के लिए जो मेन टिप रहेगी कि उनको अपने इन्हेलर्स एकदम रिलीजियसली लेने हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे लेते रहना है। बाहर निकलें तो अपने नाक मुंह को कवर करें किसी स्कार्फ से, मतलब थोड़ा ये हॉट एयर जानी चाहिए, डायरेक्टली कोल्ड एयर से एक्सपोजर नहीं हो। अंदर अगर हम रहते हैं इंडोर्स में भी, तो इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है, डस्ट है, डस्ट माइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए सरफेसेस की। घर में एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करें, और ड्राइनेस को कम करने के लिए हम ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं घर में। तो क्या अस्थमा को ठीक किया जा सकता है पूरी तरह? नहीं, एस्थमा इज़ नॉट क्यूरेबल बट इट इज़ ट्रीटेबल। क्योर का मतलब होता है जड़ से ख़त्म, ट्रीटेबल का मतलब होता है आप उसका इलाज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। एस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है, एस्थमा को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये पर्टिकुलर मौसम में ही अस्थमा की बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, बाकी नॉर्मल डेज में ठीक रहता है? ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। एस्थमा का पैटर्न ही ये होता है, क्योंकि जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं ना, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। टेम्परेचर का फैक्टर होता है, ह्यूमिडिटी का फैक्टर, प्लस प्लांट्स के पॉलन्स होते हैं, जो कि ये सारे फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स होते हैं एस्थमा के अटैक्स के। तो सर्टेन सीजन चेंजेस के साथ में
ये सारे फैक्टर्स जो हैं एस्थमा के अटैक्स को ट्रिगर कर देते हैं। तो इनसे बचने का यही उपाय है, हम एस्थमा के पेशेंट्स को ये बताते हैं कि एस्थमा के अटैक्स आपको बीच बीच में हो रहे हैं, बट जो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है, वो हमेशा बनी हुई है। तो इन्हेलर्स आपको रेगुलरली लेने हैं उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स हुए तो इन्हेलर ले लिए, नहीं सिम्टम है तो छोड़ दिया, जो कि अक्सर करते हैं पेशेंट्स। तो उसके लिए भी तो डॉक्टर से टच में रहना होगा, कितना डोज बिल्कुल। लेना है, क्या लेना है। बिल्कुल, डॉक्टर आपकी डोज बढ़ाएंगे घटाएंगे, किस डोज में देना है वो डॉक्टर की सलाह से ही आप करें। तो ये जो लंग कैंसर है मैम, उसको हम कैसे मतलब पहचाने, या क्या वो ठीक हो सकता है, किस लेवल पे। लंग कैंसर की जो विडंबना यही है कि पेशेंट ना एडवांस स्टेज में पता चलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो स्प्रेड हो चुका होता है या फिर इनऑपरेबल स्टेज में होता है ना, तब पता चलता है कि इसको लंग कैंसर था। अर्ली स्टेज में पता कर चलने के लिए स्क्रीनिंग होती है, लंग कैंसर स्क्रीनिंग, लो डोज सीटी स्कैन से, जो कि अमेरिका और बाकी देशों में शुरू हो चुकी है। इंडिया में अभी इस लेवल पे शुरू नहीं हुई है। तो एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग होती है। दूसरा सबसे बड़ा रोल है पब्लिक अवेयरनेस। हमारा यूथ है, मैं तो देखती हूँ स्कूल के बच्चे तक भी, टू टेल यू फ्रैंकली, वो तो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। स्कूलों के कुछ दूर पर ही, वैसे तो बोला जाता है कि 100 मीटर से दूर में कोई तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। मैं देखती हूँ होते हैं, लोग पीते हैं, बच्चे पी रहे हैं, उनके घर में उन्हें पेरेंट्स को देख रहे हैं पीते हुए। एक विशियस साइकिल है ये सोसाइटी का पैटर्न है, इनबिल्ट हो गया है। पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे कि पापा तो स्मोक कर रहे हैं, मैं भी स्मोक करूँगा, मेरे फ्रेंड्स स्मोक कर रहे हैं, मैं भी स्मोक करूँगा। पूरी सोसाइटी में ये चेंज लाने की ज़रूरत है। स्कूल के बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि बेटा आपको नहीं स्मोकिंग करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्मोकर्स दे स्टार्ट स्मोकिंग इन द स्कूल टाइम, और वहाँ से जो शुरू होता है ना, जो निकोटिन एडिक्शन बनता है ब्रेन में, वो लाइफ लॉन्ग नहीं छूटता। जो स्मोकर्स छोड़ नहीं पाते हैं सिगरेट को, द मेन फैक्टर इज़ निकोटिन एडिक्शन। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर स्कूल टाइम से आप स्मोकिंग करने लगते हैं। बिल्कुल। टोबैको, च्यूइंग और स्मोकिंग, इन दोनों में फ़र्क, मतलब लंग्स के लिए कितना डैमेज? लंग्स में इतना असर टोबैको च्यूइंग से नहीं पड़ता। टोबैको च्यूइंग आपकी, क्योंकि जहाँ पर कांटेक्ट रहेगा टोबैको का एब्जॉर्प्शन लोग यहाँ पे डाल के छोड़ लेते हैं। और जो हमारा ओरल म्यूकोजा है, दैट इज़ अ वेरी वास्कुलर एरिया, मतलब होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। आपने देखा है ना, किसी को एंजाइना होता है या फिर हार्ट अटैक को जीभ के नीचे रखने की दवाई दी जाती है, क्योंकि यहाँ से तुरंत एब्जॉर्प्शन हो जाती है। टोबैको का यहाँ से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या फिर निकोटीन है, फटाफट एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो इरिटेशन, कांस्टेंट इरिटेशन है, वो मुंह के म्यूकोजा के लिए है, उसका लंग से नहीं कोई कनेक्शन बनता है। क्या गाँव और शहरों के फेफड़ों की बीमारी में फ़र्क है? एक बेसिक सा फ़र्क है, गांव में अभी भी गैस चूल्हा ना यूज़ करके लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जगह चेंजेस भी आए हैं, बट अभी भी मोटे तौर पे बायोमास फ्यूल बोलते हैं हम, उसमें लकड़ी, सूखे हुए उपले, अंगीठी, कोयला, इन सब को जलाया जाता है। और ये सब चीज़ें जो हैं, फीमेल्स इनसे एक्सपोज होती हैं। फीमेल्स मोस्टली खाना बना रही हैं, उनके लंग्स में वो सारा धुआं जाता रहता है। तो गाँव में COPD बीमारी बनती है, उसका कारण होता है ये बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। दूसरी बात है, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जितना कंसंट्रेटेड है अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में उनको पहुंचने में टाइम लगता है, वो अपने सिम्टम्स में इग्नोर करते चले जाते हैं। तो कई बार TB के सिम्टम है या COPD, वो इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, चलता है, और अपना काम करते रहते हैं। तो गांव में COPD काफ़ी कॉमन देखा जाता है। शहर में भी COPD है स्मोकिंग से रिलेटेड, मगर यहाँ पे अस्थमा का फैक्टर ज़्यादा है एयर पोल्यूशन के चलते हुए। गांव में इतना एयर पोल्यूशन इस तरह से नहीं है, जो व्हीकुलर एयर पोल्यूशन है वो इतना नहीं रहता है। TB पूरी तरह से क्यूरेबल है? TB क्योरेबल हम बोल सकते हैं, अगर डिपेंड करता है। देखिए, एक होती है ड्रग सेंसिटिव TB, जिसमें कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम करती हैं। अगर रेजिस्टेंस आ गई तो उसे हम बोलते हैं MDR TB। फिर एक होती है XDR TB, एक होती है TDR TB, टोटल ड्रग रेजिस्टेंट TB। बट अगर रेजिस्टेंस की स्टेज में नहीं पहुंची है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिंपल ड्रग सेंसिटिव TB तो पूरी तरह क्योर हो जाती है। मगर TB में एक बात है, TB में रिलैप्सेस भी हो सकते हैं। एक बार आपको TB हुआ तो यू आर नॉट कम्प्लीटली फ्री, अब लाइफ में कभी TB नहीं होगा। TB के रिलैप्सेस भी हो सकते हैं। TB के पहले बहुत केसेस देखने को मिलते थे। बिल्कुल। क्या अभी भी आपके पास उस तरह बहुत केसेस हैं मैम, यंग हों, एल्डरली हैं, मिडिल एज हैं, TB अभी भी बहुत प्रेवलेंट है। TB का मेन कारण क्या है? स्मोकिंग? स्मोकिंग एक कारण है TB का। TB का जो मेन कारण हम बोल सकते हैं, दिस इज अ चेन ऑफ ट्रांसमिशन। कहने का मतलब है, घर में किसी एक इंसान को TB हुई तो अब उसके जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो हो गए हाई रिस्क केसेस।
मतलब अब वो उनको टीबी, अगर मैं लंग्स की टीबी की बात कर रही हूँ, क्योंकि लंग्स की टीबी होती है जो फैलने वाली टीबी होती है। टीबी भी दो तरह की है, एक होती है पल्मनरी टीबी जो कि हमारे लंग्स की टीबी है, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मनरी जो लंग्स से बाहर की टीबी है। लंग्स की टीबी दूसरे लोगों को फैल सकती है, एक्स्ट्रा पल्मनरी फैलने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि लंग्स की टीबी कैसे फैलती है, किसी इंसान को अगर टीबी है वो इवन बोलेगा भी ना, सांस भी लेगा किसी कमरे में बैठ के, वो लाखों की संख्या में कीटाणु छोड़ रहा है टीबी के। दूसरा बंदा, वो हवा में स्टेगनेंट रहते हैं बहुत घंटों तक, कि दूसरा बंदा उस कमरे में आएगा, उसी हवा को वापस अपने अंदर लेगा, तो उसके अंदर भी जाएंगे वो बैक्टीरिया, तो चांसेस पूरे रहते हैं उसको भी टीबी होने। फर्क कैसे समझेंगे दोनों में? किस में? लंग्स की टीबी और उसमें? टीबी तो कई बार कहा जाता है कि पेट में भी हो जाती है, हर मतलब ऑर्गन में टीबी हो सकती है। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी। ब्रेन की टीबी हो, गट की टीबी हो और बोन की टीबी हो, सारी ब्रेन की जो कवरिंग है उसकी टीबी होती है। लंग्स की जो कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, आम भाषा में बोलते हैं फेफड़े में पानी भर गया टीबी के कारण, वो भी एक तरह की टीबी है। एक्स्ट्रा पल्मनरी में ही आती है, लंग के बाहर की झिल्ली में पानी भर जाता है। हर टीबी के लिए जांच के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर बलगम की टीबी है, पेशेंट के कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि 2 हफ्ते से अधिक खांसी हो रही है, वज़न कम हो रहा है, बुखार हो रहा है, भूख कम लग रही है, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द भी हो सकता है। आके वो टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर एक्सरे लिखेंगे, कुछ बलगम की जांचें लिखेंगे। बलगम की जांच में अगर टीबी का बैक्टीरिया दिख गया, या फिर एक जीन एक्सपर्ट टेस्ट है जो पिछले कुछ सालों से बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है टीबी के लिए, वो टीबी बैक्टीरिया का डीएनए पकड़ता है, तो उसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो वो लंग्स की टीबी का डायग्नोसिस बन गया। प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, छाती की झिल्ली में पानी भर गया, तो उसको टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है, उसमें रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, वो बड़ा है तो वो छाती की टीबी में। अलग अलग चीज़ के लिए, ब्रेन की टीबी के लिए सीटी स्कैन है, सीएसएफ की जांच होती है, तो हर टीबी के लिए अलग अलग तरह की जांचें हैं और स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए अलग अलग देखने के। लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आपको अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्दी रखना होगा। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होगी, आपको जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए और फिज़िकली एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। एंड पोल्यूशन को अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, जितने भी बैड थिंग्स हैं हेल्थ के लिए उन सबको अवॉइड किया जाए, एंड जितना अपने आप को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो मेट्रो लाइफ में कैसे पोल्यूशन से बचाएंगे खुद को? मैंने कहा ना, ये बहुत ही ना हमारे पर्सनल लेवल पे तो हम बहुत ही कम कर सकते हैं, ये थोड़ा लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहता है। और उसमें भी देखा जाए तो व्हीकल्स का लोड इतना है मेट्रोज़ में, उनका पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। अपने लेवल पे हम यही कर सकते हैं, घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं, कुछ प्यूरीफायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्नेक प्लांट वगैरह होते हैं, उनको लगा लें। बाहर जाएं तो हम मास्क यूज़ करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें थोड़ा सा, वो इन्फेक्शन की स्प्रेड के लिए मैं बोल रही हूँ। यही मोटे मोटे तरीके हैं, और स्मोकिंग से तो बिल्कुल ही दूर रहें। इवन एक बात और बोलना चाहूँगी, पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑल्सो डेंजरस। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके आसपास भी आप रहेंगे रेगुलरली। मान लीजिए हस्बैंड स्मोक कर रहा है, वाइफ और बच्चे हैं घर में, दे आर इक्वली एक्सपोज्ड, सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं इसको, और उनके अंदर भी सांस की बीमारियां, लंग कैंसर, टीबी, ये सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो एक बंदा भी स्मोक कर रहा है तो पूरे घर के लिए हार्मफुल है। योगा किस तरह से हमें हेल्दी रख सकता है हमारे लंग को? कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? योगा में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कुछ पोजेज होते हैं, भुजंगासन है, एक कैमल पोज होता है। इनमें जो है चेस्ट ओपन अप हो जाता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती है और हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। और इन सब के अलावा जिनको क्रोनिक लंग डिजीज़ हैं जैसे अस्थमा, COPD या फिर ILD और भी जो बीमारियां होती हैं, उन पेशेंट्स में हमेशा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत देखा जाता है। योगा इस तरह से भी हेल्प करता है, उनको रिलैक्सेशन देता है, उनको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के अलावा पेशेंट की एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी कम करने में योगा की मदद मिलती है। कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ खाने में भी आप बताते हो कि ये सब खाने से आपके लंग्स ठीक? मैंने कहा ना, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट, घर का खाना, नो विटामिन ऑयल और घी भी कुछ इफेक्ट करता है? लंग्स पे सच कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। क्या आने वाले दिनों में AI पल्मोनरी मेडिसिन में बड़ी भूमिका निभाएगा? अभी तक जो रिसर्चेस चल रही हैं उसमें ये है कि जैसे डिजिटल स्टेथोस्कोप्स हैं, वो स्टेथोस्कोप जो हम सुनते हैं कान में लगाकर, उसके डेटा को इंटरप्रिटेशन में वो हेल्प कर सकता है। अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस होती है उनकी इंटरप्रिटेशन हो गई। CT स्कैन जो किए जाते हैं उसमें लंग कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस पकड़ना।
टेली मेडिसिन है जहाँ पर डॉक्टर खुद नहीं पहुँच सकता, उसमें पेशेंट का फॉलोअप करना। स्मार्ट इन्हेलर्स हैं, उसमें पेशेंट को फीडबैक देना उसने कैसे इन्हेलर लिया है और कैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। COPD और एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनका प्रेडिक्ट करना कि उनको एस्थमा अटैक आने वाला है या उनको एग्जैजरबेशन हो सकता है COPD का। ये सब हेल्प मिल सकता है हमें आगे AI का जाकर। मेट्रोज़ में जैसे हम लोग रहते हैं, डेली का जो आना जाना लगा रहता है, उसके बाद हम कहीं पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो क्या उसमें भी देखने को मिलता है कि यहाँ जितने लंग्स इफ़ेक्टेड होते हैं हमारे, बाहर हम घूम के आते हैं तो कुछ प्यूरीफायर होता है मैम? वो तब तक ही जब तक आप बाहर हैं, वापस आके मतलब तो फिर असर वहीं होता है आना। उसका? जब तक आप वहाँ पर हैं तब तक आप फ्रेश एयर लीजिए। अगर वापस यहाँ पे आ गए हैं, मतलब किसी के लिए अगर पॉसिबल हो तो विंटर मंथ्स में दिल्ली छोड़ के वो चले जाते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं, वो 2-3 महीने जब भी यहाँ पे AQI होता है ना 1000 के आसपास, वो दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। बट ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट फ्रेश एयर जब तक मिलेगी तब तक तो बेनिफिशियल ही है, वापस आकर फिर वहीं पहुँच जाते हैं। मैम आपकी मेडिकल जर्नी MD से लेकर DM तक का सफ़र थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैंने MD किया है पल्मनरी मेडिसिन में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड मैंने DM किया है पल्मनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल से। मेरे टीचर रहे हैं डॉक्टर JC सूरी, उनकी गाइडेंस में मैंने DM किया, और MD मैंने किया था डॉक्टर SN गौड़ की गाइडेंस में। तो आपने पल्मोनरी मेडिसिन ही क्यों चुना? पल्मनरी मेडिसिन मैंने इसलिए चुना था क्योंकि अपने आप में ना एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ये। मतलब एक तो मेडिसिन होती है जनरल फिजिशियन, और एक पल्मनरी मेडिसिन है लंग्स की, हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। DM बाद में इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा था कि MD के बाद कुछ कुछ कमी रह गई थी मेरी नॉलेज में, जिसको और रिफाइन करने की ज़रूरत थी। वो सारी गाइडेंस, वो सारे पेशेंट एक्सपोजर, वेंटिलेटर पे कैसे पेशेंट मैनेज करते हैं, और अलग अलग तरह के क्रिटिकल केस स्पेशलिटीज़। कोई स्नेक बाइट का केस आ रहा है, कोई गिलेन बारे सिंड्रोम, और बहुत सारा पेशेंट लोड हो। मैंने सफदरजंग में जाके काफ़ी कुछ सीखा। कैलाश दीपक हॉस्पिटल देश का जाना माना हॉस्पिटल है, इवन दिल्ली और NCR का। तो किस तरह के पेशेंट आपके यहाँ पे ज़्यादा आते हैं? मेरे यहाँ पर कॉमन जो आते हैं पेशेंट्स, वो एस्थमा, COPD, और कुछ पेशेंट्स ILD के भी आते हैं। TB मेरे पास कॉमनली आता है। चेस्ट फिजिशियन सफिशेंट है मैम दिल्ली में, दिल्ली या ऑल ओवर इंडिया में? सफिशेंट है। मतलब ऐसा कुछ लगता है आपको कि गांव में या गांव का मैं बहुत नहीं rural बोलूँगी, में ये बात मैं आपको इलाज? अर्बन एरियाज़ की बोल रही हूँ, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मतलब मेट्रो, लोगों को इलाज चेन्नई। मिल पा रहा है? बिल्कुल हाँ, गांव का तो कहना मुश्किल है। कोरोना में किस तरह के चैलेंजेस आए मैम? कोरोना में पेशेंट्स का चैलेंजेस ये थे कि बेड्स की अवेलेबिलिटी वाले तो वो टेक्निकल वो लॉजिस्टिक इश्यूज थे, मगर पेशेंट को डायरेक्टली देखना नहीं हो पाता था। पेशेंट्स के राउंड जो थे वो वीडियो कॉलिंग पर होते थे। पेशेंट्स की OPDs भी वीडियो कॉलिंग, मैंने भी कुछ वीडियो कॉलिंग पे देखे हैं पेशेंट्स। तो वीडियो कॉलिंग और एक्चुअल में पेशेंट देखना थोड़ा सा फ़र्क रहता है। बट उस समय जैसी सिचुएशन थी, हमने पेशेंट्स वैसे ट्रीट किया और पेशेंट्स इम्प्रूव भी हुए। बट कोरोना में जब 2021 में सेकेंड वेव आई थी, दैट वाज, आप पता ही है कितनी डेडली वेव थी वो। बहुत चैलेंजिंग टाइम था। मतलब डॉक्टर्स को अपनी प्रोटेक्शन भी देखनी थी और पेशेंट्स का भी इलाज करना था। वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स थे उस समय। तो कोविड के बाद अभी चेस्ट कितना अफेक्टेड है? क्योंकि वही मैंने आपसे लंग कहा पे कि अफेक्ट कर रहा था कोरोना। कुछ पेशेंट्स में फाइब्रोसिस रह गया है। फाइब्रोसिस मतलब लंग्स में असर रह गया है, उनकी लंग्स की कैपेसिटी कम रह गई है। तो वो एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स पे, ऑक्सीजन पे, पल्मनरी रिहैबिलिटेशन पे, उन पर हैं वो पेशेंट्स। तो अभी जैसे ये लंग्स डे आने वाला है, हाँ जी, 25 Lungs Day है। सितंबर। हाँ जी, एक वर्ल्ड क्वेश्चन लंग डे करेंगे ना, 25 क्योंकि सितंबर। 25 सितंबर। तो क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? क्या लंग्स डे पे क्या मैसेज रहेगा आपको? मेरा मैसेज रहेगा दर्शकों को कि किसी भी तरह की स्मोकिंग से दूर रहिए। यंगस्टर्स से बोलूँगी कि वेपिंग से भी दूर रहिए। जो आजकल ट्रेंड है हुक्का पीना, हुक्का बार्स में जाकर, हर चीज़ डैमेजिंग है। वेपिंग भी सेफ़ नहीं है। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक लड़का आया था, वो वेपिंग करके आया था, उसको मुंह से ब्लड आया था, CT में भी ओपेसिटीज़ थी, बट वो हल्का था। मैंने उसको आगे से सलाह दी कभी ऐसे मत करना। दूसरा है कि घर में अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं चेस्ट के, तो उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सिर्फ चेस्ट के ही नहीं, कई बार पेशेंट्स क्या होता है, बुखार आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, फीवर आ रहा है, फीवर आता है, लोग केमिस्ट के पास जाते हैं या फिर अपने आप सेल्फ मेडिकेशन, पैरासीटामॉल लिया, फीवर उतर गया, काम पे लग गए, भूल गए, फिर फीवर आ गया, फिर पैरासीटामॉल ले लिया। मेरे पास अभी एक यंग लड़की आई थी 22 साल की, 7 महीने से उसको फीवर आ रहा था। फीवर आता, पैरासीटामॉल लेती, उतर जाता, फिर नॉर्मल, फिर आया फीवर। ये 7 महीने से कहानी चलती रही। मेरे पास पेशेंट आई है, पूरी बॉडी में TB फैल चुका था, उसके ब्रेन में TB, उसके लंग्स में TB।
उसको बचा भी नहीं पाया। तो उसमें सिम्टम्स में खांसी, बलगम, ऐसा खांसी आना, बलगम आना, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं टीबी के। सेल्फ मेडिकेशन करना अवॉइड करें, और हाँ, वैक्सीनेशन पे ज़रूर ध्यान दें। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैम, वैपिंग में कहा जाता है कि ये पान का टेस्ट है, ये हार्मफुल नहीं है, ये इस चीज़ का टेस्ट है, उसका है। यही है एक्चुअली कंपनीज़ के बेचने के तरीके हैं। इन चीज़ों को फ्लेवर्ड बना दें ताकि यंगस्टर्स इनकी तरफ आएँ, बट उसका भी डैमेजिंग इफेक्ट ही है लंग के ऊपर। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, केस स्टडीज़ हुई हैं जो हमने लिटरेचर में भी पढ़ा है कि वेपिंग ऑल्सो डैमेजेस द लंग्स। तो इट्स नॉट समथिंग कि हार्मलेस है तो वेपिंग जो है स्मोकिंग की जगह कर ली जाए, ऐसा नहीं है। उसमें तो इतने केमिकल्स हैं, हमें ये भी नहीं पता कौन से केमिकल यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे स्मोकिंग है, उसके केमिकल्स का हमें पता है, जो निकोटीन है और इसके अलावा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं। स्मोकिंग में आपको पता है 7,000 से 8,000 सिगरेट स्मोकिंग में केमिकल्स होते हैं, उनमें 70 नॉन कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। वेपिंग का इतना भी क्या क्या केमिकल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फ्लेवर्स, कुछ नहीं पता है, एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द लंग्स। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम वेपिंग, स्मोकिंग एंड एनीथिंग। आजकल खाने की डिशेस में भी कोल फ्लेवर, मतलब कोयले को जला के, वो कितना खाने से रिलेशन में तो मैं इतना नहीं बोल पाऊंगी। अगर किसी भी तरह से तो ये उस सब धुएं में ही चीज़ें, उसको रखा जाता है। हाँ, वो जैसे चीज़ें पनीर अगर कोई बनाया- एस्थमा का पेशेंट वहाँ पे बैठा है, उसको तो डेफिनेटली परेशानी हो जाएगी। ये सारी इरिटेंट चीज़ें होती हैं हमारे एयरवेज के लिए, तो इरिटेंट एक्सपोजर जितना बचाया जाए उतना अच्छा है। आजकल देसी मेडिसिन जो घर में काढ़ा है और कई सारे नुस्खे हम आजमाते हैं, तो क्या इसको अगर लंग्स हमारा ख़राब है तो इससे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। एलोपैथी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे डोमेन में आती नहीं है, ना ही हम इसको एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को लेने का, और ना ही मतलब डिफ़िकल्ट टू कमेंट। कोई स्टडीज़ इसमें साइंस में नहीं हुई है हमारे डोमेन में कि इसका कुछ इफ़ेक्ट रहेगा, तो ये तो पर्सनल चॉइस है पेशेंट्स की। हाँ, मगर ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ें लेना लिवर को डैमेज कर सकता है, वो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ज़्यादा काढ़ा पीना, ज़्यादा ये सब, वो हमारे, क्योंकि लिवर जो है हमारा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, तो ज़्यादा ये चीज़ें लेना लोड कर सकता है हमारे लिवर्स और किडनी को। तो लंग्स पे कितना इफेक्ट होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। मैम, कई बार हिचकी एकदम से आ जाती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हिचकी में मेनली जो हमारी जो सांस लेने की मेन मसल होती है वो होती है डायफ्राम। जो हमारा चेस्ट है और जो हमारा एब्डोमेन है, उनके बीच में एक पार्टीशन है डायफ्राम, एक लीफ लाइक मसल है। तो उसको जो नर्व सप्लाई होती है, फ्रेनिक नर्व बोलते हैं उसे, उसकी इरिटेशन से वो इस तरह से हिचकी के एपिसोड्स होते हैं, बट वो अपने आप रिजॉल्व भी हो जाते हैं। कुछ मैन्यूवर्स होते हैं, वाल्सल्वा मैन्यूवर होता है, मतलब नाक बंद कर देते हैं और फिर नाक बंद करके ब्लो करना होता है, या नाक बंद करके पूरा ना, कुछ तरीके हैं, उनसे वो ठीक हो जाती है। तो पैथोलॉजिकल तो बहुत ही कम केसेस में होती है, वो फंक्शनल सी चीज़ है। अगर हम डेली बलून फुलाते हैं तो वो लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, बलून फुलाना, कैंडल्स को ब्लो करना, और हमारे मरीज़ों को हम बोलते हैं वो 3 बॉल्स वाली एक्सरसाइज करना। लंग्स की कैपेसिटी को, लंग्स की मतलब फैला के रखने के लिए अच्छी रहती है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर, शंख बजाना, वो सब अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स के लिए, जो की जा सकती है। कोई एक ऐसी मेडिसिन है जो ले सकते हैं लंग के लिए? नहीं, कोई मेडिसिन। ब्रीदिंग को रोकना, इससे भी जो है ब्रीदिंग वाली जो एक्सरसाइज करते हैं हम, ब्रीदिंग रोकने में आप ये देखते हैं कि आप कितनी देर तक ब्रीदिंग रोक सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है आपकी होल्ड करने की। वो एज सच कोई एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट टेस्ट है आप कितनी देर रोक पाते हैं अपनी सांस। उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो वैसे वो कुछ तरीका नहीं है। कभी कोई ऐसा पेशेंट भी आपके पास आया जो डेली योग करता हो और उसके बावजूद भी उसको टीबी हो गया हो या लंग्स में इन्फेक्शन है? ऐसा पेशेंट मेरे पास तो नहीं आया है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरा। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक योग इफ़ेक्टिव है लंग्स के लिए? जैसे मैंने बताया, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है, बट डायरेक्टली योग करने से टीबी नहीं होगा, ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई है, ना ऐसा देखा गया है। चाय भी लंग्स के लिए हेल्दी है? चाय का लंग्स से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बनता है। चाय हमारे क्योंकि खाने की नली में जा रही है, और चाय कैफीन है। लेकिन बोला जाता है ना मैम कि चाय पी ली यार सीना जल गया, या तो कुछ तीखा खा लिया। इसलिए होता है सीना, क्योंकि हमारी चेस्ट में, हमारी ये जो आगे आपको दिखती है, ये हमारी श्वास नली है,
ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे आपकी खाने की नली है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे ईसोफेगस में जाता है। तो जलन जो महसूस होती है वो ईसोफेजियल की लाइनिंग की इरिटेशन की वजह से होती है, या फिर रिफ्लक्स की वजह से। स्टमक से अगर ईसोफेगस में कुछ आ रहा है, उसमें ट्रैकिया और विंड पाइप का कोई लेना देना। तो आपने दिल्ली की जाने मानी डॉक्टर कैलाश दीपक हॉस्पिटल में डॉक्टर लवलीन शर्मा को आपने सुना। उन्होंने लंग्स से रिलेटेड, लंग्स को कैसे बचाया जाए, लंग्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, कई सारे मैसेजेस दिए। इवन उन्होंने ये भी बताया कि लंग्स को हेल्दी करने के लिए हम जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर लवलीन शर्मा हमारे पॉडकास्ट में आई। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगले नए पॉडकास्ट को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।